Hey guys, welcome to Bhadra Ace Academy. Guys, so this is the second part where we are discussing as to आज जो प्रीलिम्स हुआ है, दैट इज 8 ऑफ जून 2025 को जो प्रीलिम्स हुआ है उसके आंसर्स जो क्या ऑफ कोर्स डायरेक्टली जो कि हम लोग भद्रा एस एकेडमी में क्लासरूम स्टडीज में आप लोगों को कंडक्ट करवाए थे, वही सब चीजें हम लोग को आते हुए देख रहा है. सो ऑफ कोर्स द पीपल हु हैज बीन एसोसिएटेड विद दिस टाइम विद भद्रा एस एकेडमी आर प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट लकीएस्ट वन. सो मूविंग ऑन, चलिए देख लेते हैं पार्ट. दिस इज द पार्ट सेकंड वाला पार्ट. पार्ट 1 हैज ऑलरेडी बीन अपलोडेड बाय ऑनरेबल जेम्स सर. नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन वेयरइन क्वेश्चन नंबर 22. हम लोग सेक्शन सी, सेट सी को हम लोग फोकस कर रहे हैं यहां पर, राइट. इसका क्वेश्चन नंबर 22 में सिंपली नेशनल पार्क को बतलाया गया. बेसिक क्वेश्चन है, राइट. कुछ है ही नहीं, दम ही नहीं. रायमोना, मानस, दिब्रू-सैखोवा और नामेरी नेशनल पार्क में आपको क्लियरली एक सीक्वेंस में लगाने बोला गया है दैट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल पार्क. पता है इसमें क्या नॉलेज चाहिए था आपको? बेसिक चाहिए था दैट बताओ सबसे रीसेंट में कौन सा नेशनल पार्क है. वैसे तो सिकला ज्वालाओ है, राइट, बट वो तो ऑप्शन में है ही नहीं ना. तो सिकला ज्वालाओ से पहले किसको दिया गया था? दैट वाज रायमोना, है ना, रायमोना, राइट. और हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर में लगाने बोला है ना, तो ऑफ कोर्स लास्ट वाले ऑप्शन में 1 वाला आना चाहिए. तो यस, बी इज द करेक्ट ऑप्शन. और वही चीज हम लोगों ने देखो क्लास में भी ऑफ कोर्स हमारे करंट अफेयर के मॉड्यूल्स में हम लोगों ने क्लासेस में आप लोगों को प्रोवाइड किए गए थे, राइट. वही तो है ना, रायमोना नेशनल पार्क. इट वाज डिक्लेयर्ड नेशनल पार्क इन द 5th जून ऑफ 2021, राइट, है ना. सिकना ज्वालाओ 2025 में हुआ है ना. तब तक ऑलरेडी क्वेश्चन का सेट इन लोग का बना चुके थे, अदरवाइज सिकना ज्वालाओ भी इसमें इंक्लूड कर लेते, राइट. एनीवेज दिस वाज द क्वेश्चन, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा. ये तो सिंपली क्लासेस में यही सब तो करवाया जाता है. देखो नीश क्या होता है, बीटा डायवर्सिटी क्या होता है, ये इन्वायरमेंट में करवाया गया है. अपवेलिंग क्या होता है, ये ज्योग्राफी में करवाया गया है. मल्चिंग क्या होता है, ये भी एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी के एग्रीकल्चर में करवाया गया है आप लोगों को, राइट. और सिंपली आप लोगों को कुछ नहीं, दो मैच ऑफ द फॉलोइंग. This time what I personally believe the question was very easy, right. So cutoff, do expect that cutoff to run above 100, what I personally believe. But still at the same time we have put a survey. Please go to the Bhadra Ace Academy YouTube channel and just fill up that survey wherein just upload your exact marks, that how much marks you are getting this time. On the basis of that we will bring a scientific analysis of what should be the exact cutoff for each and every category. ठीक है. एनीवेज यहां पर जैसे इस क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो क्लियरली बोला गया मल्चिंग, नीश, बीटा डायवर्सिटी और अपवेलिंग. मैं आपको पता है क्लास नोट्स के स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, आप देखिए वही सब क्वेश्चंस है. जैसे इकोलॉजिकल नीश हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था. इकोलॉजिकल नीश क्या होता है? एक ऐसा एरिया होता है जहां पे लोग आराम, मतलब कोई भी स्पीशीज, वो प्लांट हो या एनिमल स्पीशीज हो, वो आराम से सर्वाइव कर सकता है, वो अपने ऑफस्प्रिंग्स को पैदा कर सकता है और वो हेल्दी रह सकता है. यही तो था. और पता है इनफैक्ट ये जो क्वेश्चन है ना, ये तो 2013 का रिपीटेड क्वेश्चन है. देखो ये क्लास में मैंने करवाया हुआ है. 2013 में क्लियरली बोला गया है दैट इसका आंसर है इकोलॉजिकल नीश. इकोलॉजिकल नीश क्या होता है? इट इज द टर्म डिस्क्राइब नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस occupied by an organism but also the functional role in the community of the organism, right. इकोलॉजिकल नीश. और देखिए क्वेश्चन में भी आपका क्या है, बताइए. तो क्वेश्चन कुछ अलग है क्या? नीश है ना, वही तो है ना. दैट नीश क्या होता है? नीश जो है ये द फंक्शनल रोल एंड पोजीशन ऑफ द स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम. सेम क्वेश्चन है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है ना यूपीएससी का, है ना. तो देखो ये तो खैर एक हम लोगों ने बताया दैट चलो नीश जो है वो हम लोगों ने देखा. बट सिर्फ नीश ही नहीं, आप अगर देख लीजिएगा जब हम लोग जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग डिस्कस करते हैं तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में हम लोग बीजामृत, मल्चिंग, वपासा, राइट, ये सब चीजें पढ़ते हैं. उसमें मल्चिंग हम लोगों ने क्लियरली बोला हुआ है दैट मल्चिंग मतलब क्या, जब सॉइल्स के ऊपर ड्राई लीव्स या फिर ड्राई स्ट्रॉज डाल देते हो ना सॉइल को कवर करने के लिए, जिससे सॉइल से मॉइस्चर लॉस कम हो, वही तो होता है मल्चिंग, है ना. मल्चिंग ही क्यों. चलो अब जब हम लोग बायोडायवर्सिटी को जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग अलग अलग स्पीशीज रिचनेस, है ना, स्पीशीज यूनिकनेस, ये सब कुछ डिस्कस करते हैं. उसमें क्या हम लोग डिस्कस करते हैं? अल्फा डायवर्सिटी, बीटा डायवर्सिटी और गामा डायवर्सिटी. क्या हुआ? देखो बीटा डायवर्सिटी से वहीं से तो क्वेश्चन आया है. सब कुछ मैं बोल रहा हूं ना, the people who have been, the students who have been associated with Bhadra Ace Academy this time were the most lucky that whatever we have done in class, the same thing have got you in the exam as well, right. आ जाते हैं नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन फ्रॉम सेट सी, है ना.
तो उसमें ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या होता है? अगेन इन्वायरमेंट का डायरेक्ट पिकअप किया हुआ क्वेश्चन है दैट व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। अगर देखोगे, देखो दिस इज द क्लास नोट्स, इफ यू सी दिस, द ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है वो जो है वो क्या होता है ना, दैट गैसेस जो क्या हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैस जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है ना, यूजुअली मतलब एक टाइमलाइन दिया हुआ है दैट विद इन अ स्पाइन ऑफ से 100 इयर्स, राइट। और कॉमनली कंपेयर टू व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको हम लोग रेफरेंस मान के अलग अलग गैसेस का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल हम लोग डिस्कस करता है। इनफैक्ट प्रोबेबली यू could have remembered this graph also which we actually do in class, wherein देखो कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग एक मानते हैं एंड कंपैरिजन टू, जैसे मीथेन का कितना लिखा है 20 to 25, मतलब मीथेन एक यूनिट ऑफ कार्बन जितना ग्लोबल दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग करवा सकता है, अगर एक यूनिट ऑफ मीथेन अगर लोगे उससे 25 गुना करवा सकता है, राइट। एक यूनिट ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड लोगे तो उससे 300 गुना, कार्बन डाइऑक्साइड के 300 गुना कर सकता है। वैसे ही अलग अलग गैसेस, फ्लोरिनेटेड गैसेस, तो वो तो 10,000 टाइम्स कर सकते हैं, राइट। तो यही तो था ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल एंड दिस इज द सेम क्वेश्चन, इफ यू सी दिस, द सेम क्वेश्चन हैव come in your paper as well. I hope that the answers should be extremely clear, right? है ना। तो यहां पे देखो, यहीं पे तो फंसाया गया ना, CO2 ओवर अ पीरियड ऑफ 100 इयर्स और यहाँ पे CH4 ओवर अ पीरियड ऑफ 100 इयर्स, राइट। तो किसके कंपैरिजन में, अभी तो मैंने बोला CO2, राइट। देख रहे हो, डायरेक्ट क्वेश्चन इन लोगों ने डाला हुआ है, राइट। सो यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन बी, राइट। चलो मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, Assam Millet Mission. Now, this is the same thing that we have taught in our current affair classes. Assam Millet Mission के बारे में क्या होता है Assam Millet Mission, right? उसके देखो सब कुछ A to Z, मैं बोल रहा हूं ना, the students from Bhadra ACE Academy, they are very lucky because all the things whatever we have taught, the same thing they have got in their paper. So they probably are they are probably very happy, I would say. और ये क्वेश्चन भी अगर देखोगे वैसे तो कोई भी कर सकता है इसको, लेट मी टेल यू क्यों। क्योंकि देखो आसाम मिलेट मिशन मतलब आसाम में मिलेट्स को प्रोडक्शन को हम लोग को इंक्रीज करना है, उससे फायदा क्या क्या होगा, ऑब्वियस सा बात है, न्यूट्रिशन क्वोशिएंट तो बढ़ेगा ही ना, है ना। फार्मर का इनकम भी बढ़ेगा, ऑफ कोर्स मैं ज्यादा प्रोड्यूस करूंगा तो ज्यादा बेचूंगा तो ज्यादा पैसे आएंगे, राइट। कंट्रीब्यूट टू क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, हाँ पहले अगर सोचो मिलेट्स अगर नहीं प्रोड्यूस हो रहा था, अभी प्रोड्यूस होगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा वेराइटी ऑफ क्रॉप्स हम लोग उगाएंगे, डाइवर्सिफाई हो रहा है एंड एम्प्लॉयमेंट तो जनरेशन होगा ही, क्योंकि ज्यादा कोई भी चीज प्रोडक्शन होगा तो ऑफ कोर्स लेबर चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। तो बेसिक क्वेश्चन था, वैसे तो कोई भी आंसर टिक कर सकता था, डी इसका करेक्ट आंसर होता, ठीक है। सो ये सब चीजें हम लोग को यहां पर देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर ध्यान से देखना, यहां पे बोला गया है श्रीभूमि के बारे में, बताओ करंट अफेयर के क्वेश्चंस, राइट। श्रीभूमि ऑफ कोर्स कौन से डिस्ट्रिक्ट को रीनेम किया गया था, करीमगंज, है ना। बट हम लोगों ने जब ये क्लास में डिस्कस किया था उसके रिलेटेड मैं अब कुछ वीडियोस भी ले आऊंगा, जस्ट स्टे कनेक्टेड विद भद्रा एस एकेडमी, राइट। वो दोज विल बी द प्रूफ वीडियोस जहां पे हम लोग पढ़ा रहे हैं एंड यू विल सी दैट अरे भाई वही क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है, वहां पे बोला जा रहा है दैट देखो ये भी आ सकता है, वो भी आ सकता है, सब कुछ वही है। बट मैं अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग, बिकॉज़ वी हैव लेस टाइम, सो आई विल जस्ट पुट द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट Assam cabinet approves renaming Karimganj to Shribhumi district, राइट। और किसके याद में, ऑफ कोर्स ऑन द रविंद्रनाथ टैगोर जी, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जी जब यहां पे आए थे उन्होंने बोला था दैट ये रीजन जो है श्रीभूमि है। श्रीभूमि मतलब व्हाट, श्रीभूमि मतलब द लैंड ऑफ मां लक्ष्मी, है ना। बहुत जने लैंड ऑफ मां कामाख्या करके आए होंगे, मुझे पता है ना। तो यहां पर लेकिन थोड़ा हम लोग को ट्विस्ट है जो कि हम लोग यहां पर देख सकते हैं, है ना। तो ये सब बेसिक चीजें होती है जो कि हम लोग को समझना पड़ता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये, ठीक है। सो मां लक्ष्मी ए। एनीवेज मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज आप ये वाला क्वेश्चन देख लो। ये वाला पता है कौन सा क्वेश्चन है, अगर आप याद करते होंगे भद्रा एस एकेडमी से जो टॉपिक वाइज वीडियोस जाते हैं ना, असम में जब झूमर डांस सेलिब्रेट किया गया था, इतना जायंट था, मैंने उसमें बार बोला था दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दिस हैज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग इन योर पेपर, एंड सी द सेम थिंग। कैन यू इमेजिन दिस,
कैन यू इमेजिन दिस? एकदम लाइन बाय लाइन, आप एक एक लाइन करके पढ़ो, मैं आपको दिखा रहा हूं, है ना, लाइन बाय लाइन. द टी गार्डन कम्युनिटी माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल इंडिया इन द 19th century टू वर्क इन द टी गार्डन्स ऑफ असम. देखो ध्यान से, है ना, brought to Assam in the 19th century to work on tea plantations. Who are they? Tea tribes, है ना. तो और कहां से लाया गया था? फ्रॉम सेंट्रल इंडिया. लिखा हुआ है ना, डायरेक्ट लिखा हुआ है ना. अच्छा, ये जो झूमर डांस है, इट इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ टी गार्डन फेस्टिवल, जो क्या टूशु पूजा और करम पूजा है, राइट. अब देखो यहां पर भी आप सेम चीज देखो, लिखा हुआ है झूमर डांस प्ले वाइटल रोल पर्टिकुलरली ड्यूरिंग टूशु पूजा एंड करम पूजा. लिखा हुआ है ना, सेम चीजें लिखी हुई है, राइट. तो ये सब चीज, अब झूमर, ये जो है ना, यहां पे जैसे सॉन्ग संग ड्यूरिंग झूमर परफॉर्मेंस डिपिक्ट द स्ट्रगल्स ऑफ ट्री प्लांटेशन वर्कर्स, जो स्ट्रगल्स थे. अब देखो वही चीज हम लोगों ने, मैं बोल रहा हूं ना क्लियरली, उसे लिखा हुआ है झूमर सॉन्ग दे ऑफन रिफ्लेक्ट द लाइव्स, द स्ट्रगल्स एंड हिस्ट्री ऑफ द टी प्लांटेशन वर्कर. देख लो लाइन बाय लाइन, जाइए यूट्यूब में देख लीजिए, ये तो क्लियरली आपको ए टू जेड मिल जाएगा, राइट. यही नहीं, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखोगे, काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया, कौन सा इनकरेक्ट है? ध्यान से दीजिएगा, कौन सा इनकरेक्ट है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो है, वो इनकरेक्ट कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, राइट. अच्छा, इट इज अ होम फॉर हाईएस्ट नंबर ऑफ वन हॉर्न राइनोसेरस, नहीं हो सकता. ये है, सॉरी, मतलब है, टेक्निकली है ये, मतलब दिस इज द करेक्ट आंसर. और मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मैं क्यों बोल रहा हूं, ये 2003 में नहीं हुआ था मेरे भाई. दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, और क्योंकि इनकरेक्ट ही पूछा हुआ है तो दिस विल बी करेक्ट. देख लीजिए आप, दिस इज द सेम थिंग. देखो लाइन बाय लाइन, यू विल सी लाइन बाय लाइन काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में. इट इज सिचुएटेड इन द पार्ट ऑफ कंट्री इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गोलाघाट एंड नौगांव. अगर इससे आप प्रेजेंट इसको देखिए, होम टू हाई कहां गया, हाँ, सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र, है ना, एंड लाइज बिटवीन ब्रह्मपुत्र रिवर एंड करबी हिल्स. उसके बीच में कहीं ना कहीं लाई कर रहा है, और इसके लिए ज्योग्राफी में भी हल्का फुल्का कमांड तो होना ही पड़ेगा, ज्योग्राफिकल मैप्स को आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा, राइट. नेक्स्ट इज, देखो यहां पे, इट इज इनहैबिटेड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ 100 राइनोसेरस, सेम है, यही क्वेश्चन है. इट इज डिक्लेयर्ड नेशनल पार्क इन 1974, 2003 नहीं है भाई मेरे, ठीक है. सो यू प्रोबेबली नो दैट व्हाट इज द आंसर. और ऑफ कोर्स ये सब तो सब कुछ क्लास में बोल रहा हूं ना, ए टू जेड डायरेक्टली, है ना. एनीवेज, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55. यहां पर देखना, यहां पे आपको बताया गया है ग्रेट एंड एडजटेंट स्टॉर्क के बारे में न्यूज था, राइट. बहुत ज्यादा न्यूज था, 2024 पूरा भरा हुआ था, 2025 में भी था ये क्वेश्चन, राइट. सो दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम दिस. अब ये क्वेश्चन पता है मुझे किस लिए, कितना बच्चा टाइप का क्वेश्चन, मुझे हंसी आ गया ना इस क्वेश्चन को देखकर, क्योंकि देखो क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर डी देखिएगा, अपने आप में सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है. पहला बता रहा है द स्पीशीज वाज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, है ना, एक तो ये स्पीशीज है, राइट. और दूसरा स्पीशीज वाज रिमूव्ड फ्रॉम द इंडेंजर्ड लिस्ट. अरे भाई, जब रिमूव करोगे इंडेंजर्ड लिस्ट में तो ऑफ कोर्स आपको लेस थ्रेटेंड वाले में ले आओगे ना, है ना. तो एक तो लेस थ्रेटेंड कहां बोल जा रहा है, ये अब एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, अलग ही लेवल का, है ना. तो यू नो अलग अलग लेवल्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए. आईयूसीएन जो कैटेगराइज करता है ना, एक तो होता है लीस्ट थ्रेटेंड, है ना, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड और एक्सटिंक्ट, है ना. तो एक्सटिंक्ट सबसे हाईएस्ट कैटेगरी, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड उससे कम कैटेगरी, उससे जो कम कैटेगरी है वो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और ग्रेट एंड एडजटेंट स्टॉक क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज है. तो ये दोनों आपस में सेल्फ कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, ये दोनों आपस में गलत ही गलत है, राइट. अच्छा, और अगर देख लीजिएगा स्टॉर्क पॉपुलेशन इंक्रीज फ्रॉम 450 टू 1800, तो देखो वो हमारे करंट अफेयर्स के कंपाइलेशन में, जस्ट सी दिस, पूर्णिमा देवी वर्मन जी का जब न्यूज था, who is also known as स्टॉक सिस्टर, राइट. तो ऑफ कोर्स शी इज डूइंग एक्सट्रीमली important work in saving the greater adjacent stock, of course, and लिखा हुआ है she has helped increasing the stock population to around 1800 in Assam. देख रहे हो, मैंने बोला ना क्लियरली, जो चीजें हम लोग क्लास में करवा रहे हैं वही चीजें, जो बच्चों को करंट अफेयर मॉड्यूल प्रोवाइड किया जा रहा है वहीं से आ रहा है क्वेश्चंस, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन में देखोगे, इंडिया प्लान्स टू इशू सोवरेन ग्रीन बॉन्ड, राइट. अब सोवरेन ग्रीन बॉन्ड के रिलेटेड ये ऑप्शंस दिए हुए,
राइट। मैं यहां पे भीतर में उतना नहीं जाऊंगा, बट व्हाट आई वांटेड टू शो इज दैट अगर सोवरेन ग्रीन बॉन्ड के बारे में जो चीजें हम लोगों ने क्लासेस में पढ़ाई थी, राइट, करंट अफेयर मॉड्यूल्स में जो हम लोगों ने प्रोवाइड क्वेश्चन किया था, देखो वही है, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है ना। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड को कब अनाउंस किया गया था, सब कुछ, मतलब A to Z, मतलब बोल रहा हूं ना, कुछ कुछ पॉइंट्स ऑफ कोर्स इधर उधर से होते हैं, बट जस्ट द थिंग इज दैट अगर आपको बेसिक्स चीजें याद हो, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, राइट। मूविंग ऑन, 61 क्वेश्चन नंबर में देखो, यहां पे ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन के रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिए, आपको बताना है आंसर कौन है। अब बताओ, अगर आपने ये हम लोगों ने क्लासेस में नहीं करवाया है, ईट राइट स्टेशन, राइट, है ना, इसका सर्टिफिकेशन FSSAI के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, राइट। यही नहीं, हम लोगों ने अलग अलग, देखो ये तो मैं एक या दो आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, देयर आर n नंबर ऑफ द सेम टॉपिक। मैं क्या 10 बार क्या लगाऊं आपको भाई, आप खुद ही बोर हो जाओगे, है ना। ठीक है, दिस इज द थिंग, व्हाट आई वांटेड टू से इज दैट यस, जो भी हमने करवाया वही चीज ऑफ कोर्स आप अपने आंसर्स में भी देख पा रहे हो, राइट। क्वेश्चन नंबर 66, अगर यहां पर देखोगे तो लिखा ही हुआ है, which of the following ocean current is or a warm current of Atlantic and Pacific Ocean। ओशन करंट्स, ओशनोग्राफी से बताइए, ये क्वेश्चन कोई भी बच्चा हलुआ टाइप के सॉल्व कर लेगा। क्या बोला गया, बेंगुएला करंट, कुरोशिओ, नॉर्वेगन और पेरू करंट, ये क्या है, इनमें से बोला गया है, इनमें से कौन सा वार्म ओशन करंट है। वार्म क्वेश्चन याद करो, जब हम लोगों ने अटलांटिक ओशन के वेरियस ओशन करंट किए थे, यहां पर बेंगुएला करंट क्या है, वार्म है या कोल्ड है, कोल्ड है ना, है ना। तो बेंगुएला करंट क्या, यहां पे मैं इसको वार्म करंट से हटा सकता हूं, बेंगुएला करंट 1 नहीं होगा, मैं बोल सकता हूं, बिल्कुल। अच्छा, नॉर्वेगन, नॉर्वेगन करंट, मतलब नॉर्वेगन करंट कहां से होगा बताओ, नॉर्वेगन कंट्रीज कौन से होते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इन्हीं को तो नॉर्वेगन कंट्रीज कहते हैं। वहां से अगर करंट आ रहा है वो नॉर्वेगन करंट, और पोलर रीजन से, मैंने क्या बताया था, पोलर रीजन से कोई भी करंट आता है ना, वो ठंडा वाला करंट होगा, और इक्वेटोरियल रीजन से जो भी पोलर रीजन में जाता है वो पोलर गर्म करंट होगा, है ना, तो वो भी नहीं होगा। पेरू करंट भी एक कोल्ड करंट है, देखो मैं तो दिखा ही रहा हूं, रुको, कहां मैं दिखाना ही भूल गया आपको, कहां गया, यस, जैसे देखो ये ओशन करंट्स इन द पैसिफिक ओशन, राइट, देखो यही तो हम लोगों ने क्लास में करवाते हैं, ओशन करंट्स इन द पैसिफिक ओशन। अब इसमें भी अगर देखोगे, साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट से कौन सा, पेरू करंट गया, ये भी कोल्ड करंट हुआ, पर यहां पर देखना, ये चाइना जापान के कोस्ट के सामने से जो करंट गुजर रहा है ना, इसको कुरोशिओ करंट बोलते हैं, और कुरोशिओ करंट इज अ वार्म करंट, राइट। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, दिस विल बी, कहां है देखो, ये भी कोल्ड करंट है, ये भी कोल्ड करंट, ये भी कोल्ड करंट, यही है ना वार्म करंट, ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस थिंग, राइट। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 68 guys, if you'll see this question number 68, तो you will find out one thing, and that is आपको ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरीज के बारे में बोला गया है, और बोला गया है इसमें से दैट ये सब है फैक्ट्स, आप इस फैक्ट से एक्सट्रैक्ट करो और फाइंड आउट करो दैट विच इज नॉट करेक्ट। ये जो स्टेटमेंट दिए हुए ना, जैसे, और देखो यहां पे लेकिन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये ज्योग्राफी का थोड़ा टफ वाला क्वेश्चन है, जो मैं क्लास में भी बतलाता हूं, मैं बोल रहा हूं ना, इसके जो क्लास वाले वीडियोस में मैं आने वाले सेशन में ले आऊंगा, बट फॉर द टाइम बीइंग यहां पर देखो, यहां पर क्या है, यहां पे जैसे बोला गया, द नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब अगर मैं बात करूं, यहां पे ये बताया गया है दैट अगर आप सोचिए, ये आपका ब्रह्मपुत्र है, दिस इज द ब्रह्मपुत्र, राइट। तो ब्रह्मपुत्र के नॉर्थ से जो ऐड होता है ना, उसको नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी कहते हैं, साउथ से जो ऐड हो रहा है उसको साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी कहते हैं। हम लोगों ने ये तो क्लासेस में पढ़ा ही है दैट ओके, ये जो है जैसे नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीज में वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट इधर से इधर जब जाओगे तो सबसे पहला क्या आता है, संकोश आता है क्या, नहीं, उसके बाद संकोश कहां आता है बताइए, तो वेस्ट बंगाल और असम के बॉर्डर में, है ना। तो वैसे ही बानस, पुथिमारी, पागल, अब देखिए ये सब जो क्वेश्चन है ना, यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है ना, बट आपको उस कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा, क्यों, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप यहां पर देखो, जब हम लोग आसाम का ड्रेनेज सिस्टम बतलाते हैं तो वहां पे हम लोग
नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से हैं आसाम के, मतलब ब्रह्मपुत्र के, है ना। देन कम्स ब्रह्मपुत्र का साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सा है, सब कुछ बताया है हम लोगों ने। यही नहीं, अगर आप जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, yes, if you will see this, now देखो, अगर आप देखोगे तो हम लोग सिर्फ नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी ही नहीं, हम लोगों ने क्लासेस में आपको हर एक ट्रिब्यूटरी, वो सुबनसिरी हो, उसका मैप कहां से हो, सुबनसिरी का मैपिंग कौन सा है, राइट, वो रोंगा नदी क्यों ना हो, कहां से गुजर रहा है, राइट, उसके स्पेसिफिकेशन, भौराली नदी वो कहां से गुजर रहा है, उसके स्पेसिफिकेशंस। देन कम्स आपके मानस रिवर, संकोच रिवर, बॉर्नदी रिवर, देख लो सब कुछ A to Z सब कुछ मिला हुआ है भाई आपके, है ना। वैसे ही आप जितना भी अगर साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज भी देख लोगे, साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज के हर एक साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी, वो लोहित रिवर हो, लोहित रिवर कहां से गुजर रहा है, बूढ़ी दिहिंग हो या दिहिंग हो कहां से गुजर रही है वो, है ना। देन कम्स आपका कोलोंग रिवर हो, कहां से वो गुजर रहा है, A to Z मैपिंग के साथ 100% सब कुछ चीजें करवाया गया है। तो आपको अगर बेसिक इसका नॉलेज होगा तो यू कैन इजीली फाइंड आउट दैट what will be the correct answer for this very aspect, ठीक है। तो इसी से आप आराम से इस क्वेश्चंस को भी स्ट्राइक आउट करके यू कैन फाइंड आउट दैट व्हाट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर इट, राइट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के बारे में। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन, मतलब क्या ही बोलूं मैं। जब हम लोग आसाम ज्योग्राफी करते हैं तो हम लोग एक आसाम का मैप सेक्शन करवाया है, ये क्लास का नोट्स का ही बेसिकली स्क्रीनशॉट है, आप देख पा रहे हो। तिनसुकिया, इसके इधर पूरा ये कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश का स्टेट है ना। शौरायदो के बाद नागालैंड स्टार्ट होता है ना। तो तिनसुकिया अगर मैं बोलूं जाऊं नॉर्थ में, ईस्ट में और साउथ में आपका यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, कोई गलत होगा नहीं ना, बिल्कुल सही है, राइट। चलो यही नहीं, अगर आप देख लोगे इसी ऑप्शन में एक 4th नंबर ऑप्शन दिया हुआ है रिगार्डिंग दिस मागुरी मोटापुंग बील इन तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट, है यही चीज तो है ना। और अगर आपको बेसिक अगर इतना तो नॉलेज अगर पता होगा तो पिछले बार भी हम लोगों ने करवाया है ढोला सादिया ब्रिज कहां पर है, इसी में ही तो है, राइट। एंड ऑफ कोर्स ऑल द 4 ऑप्शंस आर बेसिकली बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि देखो आप कॉमन सेंस भी लगाओगे ना, ये तो बिल्कुल सही है, 1 तो ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, तो आप उसको सी को एलिमिनेट कर दो, राइट। आप आ जाओ 4th नंबर ऑप्शन, अगर 1 4 अगर है, कहां है 1 4, एक कौन सा ऑप्शन में 1 और 4 एक जगह, आपको सिर्फ से फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ यही दो पता है 1 और 4, बताओ 1 4 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ओनली एंड ओनली डी ऑप्शन में ना। तो इसमें कोई शक ही नहीं है भाई, है ना। दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच यू नीड टू करेक्ट ऑफ कोर्स। नेक्स्ट इज, अगर देख लीजिएगा, इंपैक्ट ऑफ साइक्लोन्स एंड सुनामीज इन इंडिया कुड बी रिड्यूस्ड। इंडिया में अगर साइक्लोन या फिर सुनामी आता है तो आप बताइए, तो साइक्लोन और सुनामी, अगर बेसिक नॉलेज है ना, हम लोगों ने क्लास में क्या डिस्कस करते हैं, साइक्लोन या फिर सुनामी कहां हिट करेगा, दिल्ली में हिट करेगा या कोस्टल एरिया में हिट करेगा, मतलब इनलैंड रीजन में हिट करेगा या कोस्टल रीजन में। ऑब्वियस सा बात है, ये सब कोस्टल रीजन में हिट करता है ना। तो कॉमन सेंस उसी से आपके आंसर्स बन जाएंगे। कोस्टल रीजन में हम लोग क्या क्या मिलता है, मैंग्रोव मिलता है ना। तो जब मैंग्रोव मिलता है तो यस इट विल बी 1 ऑप्शन, है ना। प्रिजर्विंग माउंटेन फॉरेस्ट, अरे भाई इस माउंटेन फॉरेस्ट होता कहां पर है, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, माउंटेन्स में। तो माउंटेन के ऊपर फॉरेस्ट को कंजर्व करके इसका क्या ज्यादा फर्क पड़ेगा, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसको एलिमिनेट भी किया जा सकता है 2 को, ऐसे ही बेसिक से 2 को एलिमिनेट अगर कर दोगे तो बी एलिमिनेट हो गया, डी एलिमिनेट हो जाता है, राइट। अच्छा 1 तो होगा, ये तो कंफर्म है। अच्छा आप अगर दे दोगे आपका ये होगा क्या नहीं, ट्रॉपिकल थॉर्नी स्क्रब फॉरेस्ट, कोस्टल रीजन्स क्या उसको टच करता है, यस। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट भी इंडिया के कोस्टल रीजन्स में सिचुएटेड है, तो यस एब्सोल्युटली। तो इसको अगर कंजर्व करेंगे तो यस, साइक्लोन से बेसिकली ये सब फॉरेस्ट जो है साइक्लोन। हाँ सुनामी के लिए तो डायरेक्ट मैंग्रोव करता है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो ये मैं इसलिए बोल, और इसलिए आपको यस सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसलिए अगर आप देखोगे ना, आप देखो जब हम लोगों ने क्लासेस में मैंग्रोव के बारे में डिस्कस करते हैं, दिस इज द मैंग्रोव का स्क्रीनशॉट,
है ना। पहले तो हम लोग स्पेसिफिकेशन करवाते हैं दैट मैंग्रोव होता क्या है ना, किस किस हार्श टाइप के इन्वायरमेंटल कंडीशंस वो अपने आप को अडेप्ट कर सकता है, राइट। न्यूमैटोफोर्स क्या होता है, ये सब, ये वाला तो यूपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है न्यूमैटोफोर्स के बारे में। तो अगेन बट अभी जो आपका ये क्वेश्चन है उसमें देखो यही वाला, देखो मैंग्रोव प्रोटेक्ट द कोस्टल लैंड्स फ्रॉम सुनामी, हरिकेन्स एंड फ्लड। हरिकेन्स मतलब क्या, आपका यही साइक्लोन सी तो हुआ। हरिकेन अलग अलग जगह में उसको अलग अलग कहते हैं, ठीक है। तो यस, हरिकेन्स का यूएसए में हरिकेन बोलते हैं, इंडियन ओशन में इसको साइक्लोन बोलते हैं, आपका जाके वेस्टर्न पैसिफिक में उसको हम लोग टाइफून बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में उसको विली विलीज बोला जाता है, ठीक है। सो देखो वही एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो मैं बता रहा हूं ना, दैट्स व्हाई वी आर टेलिंग यू ना, द स्टूडेंट्स हु हैव बीन एसोसिएटेड विद अस आर एक्सट्रीमली लकी इन दिस, राइट। एंड आप उसी से अगर आप आराम से आंसर आपको मिल जा रहा है, राइट। कमिंग टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन which have directly been hit from our class notes was बायोफ्यूल के रिलेटेड जो क्वेश्चन था। बायोफ्यूल के रिलेटेड सिंपली बोला गया है दैट इन्वायरमेंटली फ्रेंडली, पढ़ लीजिए मतलब क्लियरली ये पूछा गया है दैट इनमें से कौन से स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ बायोफ्यूल टू मीट द एनर्जी डिमांड इज आर करेक्ट। तो एग्रेसिव यूज एंड प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल मे थ्रेटन फूड सिक्योरिटी। तो सवाल होता है फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल क्या होता है। अगर आपको वही नहीं पता तो कहां से आंसर दे पाओगे भाई। आपको टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, हम लोगों ने क्लास में करवाया हुआ है। जी हाँ, मैंने पर्सनली क्लास में करवाया हुआ है। आप 14 नवंबर के करंट अफेयर को देख लीजिए, चैलेंज कर रहा हूं ए टू जेड। देखो बायोफ्यूल होता क्या है ना, किस किस से हम लोग बायोफ्यूल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने आए थे क्लासिफिकेशन ऑफ बायोफ्यूल्स। देखो आप, अरे भाई यूट्यूब में पढ़ा हुआ है, जाओ ना चेक कर लो ना भाई मेरे, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ बायोफ्यूल्स, फर्स्ट जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल, सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल, थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल क्या होता है, राइट। उसके बाद यही नहीं, तीनों जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल्स के बारे में डिटेल्स में हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है। जैसे फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स को बनाया, मैन्युफैक्चर किसके थ्रू किया जाता है, या तो उसके लिए शुगर चाहिए, या स्टार्च चाहिए, या वेजिटेबल ऑयल। अब ये सोचो, ये जो चाहिए ये तो इंसान को चाहिए ना, अगर इसको आप यूज करोगे तो ये तो फूड सिक्योरिटी को थ्रेट करेगा ही ना भाई, कॉमन सेंस है। तो इसी से आप क्या ये आंसर नहीं सॉल्व कर सकते हो। यहां पे तो क्लियरली लिखा हुआ है दैट द प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट जनरेशन एग्रेसिव यूज मे थ्रेटन फूड सिक्योरिटी। तो यहां पर तो इसको कोई गलत बोल सकता है क्या, दैट हाँ एब्सोल्युटली ये थ्रेट कर सकता है टू फूड सिक्योरिटी, राइट। तो ऐसे करके जो है ना आपको आंसर्स को लेकर आना पड़ेगा, then only you can easily। और मैं बोल रहा हूं कुछ दिनों में, अब just give us few days, right, as and when we'll keep on updating few of the video lectures as well, we will be proving that क्यों डायरेक्टली जो जो चीजें करवाई गई हैं वहीं से क्वेश्चंस को डायरेक्टली डिराइव भी किया गया है, राइट। जैसे यहां पे लिखा हुआ है biofuel production will lead to large amount of toxic metallic waste which may adversely affect the human health, right। अच्छा, ऑप्शंस कैसे बनाया गया है, ऑप्शंस ऐसे बनाया गया है जहां पे कोई चारों के चारों ऑप्शंस है नहीं, है ना। या तो कोई 3 ऑप्शन सही है, मतलब कोई ना कोई एक, या तो कोई एक ऑप्शन गलत होगा, या फिर एक जगह 2 ऑप्शन, मतलब कोई या तो फिर 2 ऑप्शंस भी गलत हो सकता है, राइट। तो यहां पर आप कंसर्न्स रिगार्डिंग द बायोफ्यूल दैट एक्सटेंसिव कल्टीवेशन ऑफ मे इंक्रीज डिफॉरेस्टेशन, हाँ मे इंक्रीज, यस ना। आप अगर बायोफ्यूल ये करोगे तो आप बहुत सारी चीजें, राइट, दैट आप सब बहुत समय जहां से चीजों को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे शुगर केन काट लेते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी प्लांट वैरायटीज से हम लोग बायोफ्यूल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं जो कि हम लोग इन्वायरमेंट एनर्जी नीड के लिए। तो ये एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है दैट हाँ ये सही हो सकता है, राइट। तो ये भी हम लोग को सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। तो 1 और 3 अगर बेसिक, अब देखो ये नॉर्मल लॉजिक वाला क्वेश्चन है, 1 और 3 अगर सही है तो देखो ना 1 और 3 आपको कहां पर एक साथ देखने को मिल रहा है, या तो ए में या फिर सी में आपको देखने को मिल रहा है, राइट। 2 में तो ये, इसको हटा दो, राइट। तो ऑफ कोर्स आंसर जो है कहीं ना कहीं इन्हीं दोनों में से आएगा ना। तो आपको देखना है दैट इसमें पहला वाला रहेगा या लास्ट वाला। बायोफ्यूल विल लीड टू लार्ज अमाउंट ऑफ टॉक्सिक मेटालिक वेस्ट, है ना। बायोफ्यूल फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल इज नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली। अगर ऑफ कोर्स उस चीज को, अगर ऐसा चीज उगाया जा रहा है जो क्या ऑफ कोर्स इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है,
है ना, क्योंकि हम लोग टेक्निकली उसको पेड़ पौधों को काट रहे हैं, है ना, तो कहां से इन्वायरमेंट फ्रेंडली हुआ, राइट? सो ऑफ कोर्स, इसीलिए यू विल कम टू द करेक्ट ऑप्शन एज दिस थिंग, राइट? सो अगेन, these are something which you need to see, and likewise, as I said, that this is just the part 2. Part 3 will be brought to you all by Jhulan sir. So just wait for few times, we will be uploading that part 3 as well. So I hope that this was an enlightened session, right? And I hope that the things whatever you have taught from us, that has proven beneficial for you guys. So we'll be coming with our next module. Just wait for that. We'll meet in next session. Thank you.